प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आपके जो गद्य भाग में जो पाठ दिया गया है, एक समीक्षा का पाठ है और इसके समीक्षक यानी इसके व्यंग्य का इस पाठ पर जो समालोचना की है, सम्यक आलोचना की है, व्यंग्य जो प्रस्तुत किया है, इसकी कमी खूबी को जो प्रदर्शित किया है, उस पर एक पाठ है आपको पाठ्य पुस्तक में, की पुस्तक समीक्षा। कालिदास जी ने मेघदूत लिखा था। मेघ को यानी बादल को एक दूत बनाया था और अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम के इजहार को उन्होंने मेघ पर लिखा था। कालिदास विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य थे, उनके दरबारी कवि थे और जब उन्होंने मेघदूत उस वक्त लिखा था, लेकिन एक कालांतर में इसे पुस्तक पर मेघदूत जो एक से काव्य है, उस काव्य पर लेखक यानी व्यंग्यकार शरद जोशी जी ने समीक्षा रूप में टिप्पणियां की कि वास्तव में ये जो ग्रंथ है वो कितना सटीक है या इसमें कई खामियां क्यों है। तो हमें आज इसमें जो अलग अलग समीक्षक है उनके जो विचार आए हैं, समीक्षकों के जो विचार आए हैं, अलग अलग पत्रिकाओं में उन्होंने उठाए हैं वो विचार, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक तरह से शरद जोशी ने अलग अलग जो पत्रिका थी उनमें से उन्हें व्यंग्य को उठा के इस किताब में प्रकट करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से उन्हें समीक्षकों ने इस ग्रंथ पर मेघदूत नामक जो ग्रंथ है उसमें कैसे उन्होंने कमियां ढूंढी है। यहाँ पर शरद जोशी जी ने कहा है कि समाज में व्याप्त कलुषित विसंगतियां, विद्रुपताएं को दंडित करके धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक युगीन कसौटी पर वैदग्ध्य पूर्ण शैली में जीवन का तीखा प्रहार करना ही एक स्वर ही व्यंग्य कहलाता है। शरद जोशी ने व्यंग्य को मानवीय मूल्य का साहित्य कहा है। अब उन्हीं मूल्य, विश्वासों और आस्थाओं से जुड़ा साहित्य सामान्य जीवन से भी जुड़ा हो तो वह सेंस ऑफ ह्यूमर साहित्य में आयोग ही जो अन्याय, अत्याचार और निराशा के रूप होने वाले व्यंग्य में अभिव्यक्त होगा। व्यंग्य जीवन में साक्षात्कार करवाता है। यदि उसमें हास्य समाविष्ट हो जाए, हास्य उसमें प्रविष्ट हो जाए, व्यंग्य में हास्य भी आ जाए तो उसका रंग और भी तीक्ष्ण हो जाता है, तेज हो जाता है। शरद जोशी ने मानव मात्र के साहित्यिक, सामाजिक सुधार का उद्देश्य लेकर आलोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ विनोद एवं वाक्पटुत्वपूर्ण साहित्य रचना कर उपहास व्यंग्य प्रस्तुत किया है। मेघदूत की पुस्तक समीक्षा के अंतर्गत हमें उपहास व्यंग्य साहित्य व्यक्ति मेघदूत को लेकर पुस्तकों के समीक्षकों की दृष्टि में मिलेगा। यानी विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें लिखी गई है इसके उपरांत समीक्षक के तौर पर उनमें उनके विचार देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर उनके विचार, समीक्षकों की दृष्टि में विचार प्रकट किए हैं, जिसमें कुछ एक बिंदु हम देखेंगे। कालिदास जी का परिचय, कालिदास जी का परिचय। लेखक जोशी ने, शरद जोशी जी ने मेघदूत की पुस्तक समीक्षा व्यंग्य में सर्वप्रथम विक्रमादित्य एवं कवि कालिदास जी का परिचय दिया है। कवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। साथ ही उन्हें कवि कुलगुरु की उपाधि भी प्राप्त थी। किनको? कालिदास जी को। राज्य में कवि एवं विद्वान के रूप में
उनकी बहुत बड़ी ख्याति थी। उनके द्वारा लिखित रचनाओं को स्वयं राजा विक्रमादित्य भी बड़ा सम्मान देते थे। कालिदास द्वारा नवरचित पुस्तक मेघदूत पूर्ण हुई थी। राजा की आज्ञा से उनकी प्रतियां तैयार करवा पत्र पत्रिकाओं की समीक्षा हेतु भेजी गई थी। यानी कि स्वयं राजा भी इनकी प्रतियां छुपवाकर उनकी समीक्षा के लिए कि कितनी ये अच्छी बनी है या कोई कमी रह गई है, समीक्षा के तौर पर अलग अलग पत्रिकाओं में इसको प्रकाशित करने के लिए भेजा था। विक्रम दूसरा बिंदु जो निकल के आता है समीक्षक के तौर पर कि किस बिंदु पर हम समीक्षा करें या इसके सोपान क्या है, तो विक्रम कीर्ति चंद्रिका द्वारा लिखी गई पुस्तक समीक्षा, लेकिन तत्कालीन साहित्य समीक्षकों की मानसिकता पर सीधा सीधा व्यंग्य किया है। मेघदूत की पुस्तक समीक्षा के बहाने श्रेष्ठ साहित्यकारों की रचनाओं का क्या हासिल होता है ये दिखाने की कोशिश की गई है। विक्रम चंद्रिका समाचार पत्र लिखता है कि इस दैनिक पत्र को राज्य द्वारा समय समय पर नियमित विज्ञापन एवं दान प्राप्त होता है। इसलिए समीक्षक को आदेश दिए गए हैं कि इस मेघदूत पुस्तक की समीक्षा की जाए। इसको 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। शासकीय सेवा लाभ। समीक्षक महोदय ने पुस्तक की पूरी प्रशंसा करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि पुस्तक में नगरों का अति मनोहारी दृश्यों का वर्णन हुआ है जो आज तक हमारी दृष्टि में नहीं आया, लेकिन इसके प्रति लेखक को लाभ प्राप्त हो रहा था, इसलिए मेघदूत जैसे काव्य तो लिखे ही जाएंगे। यानी कि राज्य से यदि उनको धनार्जन प्राप्त होता है, अच्छी आय प्राप्त होती है, तो वो न जो राज्य में जो बिल्कुल भी चीज नहीं है या उसकी एक तरह से सामान्य चीज है, उसको भी विशेष वो कवि उस अपने ग्रंथ में विशेष मनोहारी दृश्य में उसको दिखाया करता है। और क्योंकि वहां पर स्तुति करने पे प्रस्तुति करने पर उसकी बुरी प्रशंसा करने पर उसको धनार्जन प्राप्त होता है। दूसरा है प्रचार पुस्तिका में मार्गदर्शिका। विक्रमय कीर्ति चंद्रिका लिखता है कि कालिदास ने विक्रमादित्य के राज्य में सुख और शेष जीवन व्यापन करने वाले नागरिकों एवं विकासमान नगरों की शोभा वर्णित की है। इस प्रकार काव्य होने के साथ लगे हाथ एक प्रचार पुस्तिका एवं यात्रियों द्वारा मार्गदर्शिका भी बन गई है। यानी कि यह पुस्तक है वो प्रचार के साथ साथ यात्रियों के मार्गदर्शिका भी बन गई। यानी कि किस प्रकार से पूरा रास्ते का पूरे जो जंगलात है उनका सभी का एक तरह से वर्णन, नदी सबका पूरी प्रकृति का वर्णन किया है। तो एक तरह से नागरिकों के लिए भी एक तरह से ये मार्ग का काम करने लग गई है। तीसरा जो बिंदु है नगरों के सौंदर्यीकरण का वर्णन। समीक्षक लिखता है कि विक्रमादित्य ने पर्यटन विकास हेतु राज्य में अनेक कार्य करवाए, जिनमें विदिशा उज्जैन का सुधार कार्य प्रमुख है। राजधानी उज्जैन की शोभा व क्षिप्रा नदी पर सुंदर घाटों का निर्माण करवाया गया। इस कारण में मेघदूत पुस्तक यात्रियों के लिए लाभकारी होगी। दूसरा, इसकी कीमत भी बहुत कम है, आकार में भी छोटी पुस्तक होने के कारण सभी सरलता से इसको अपने साथ रख सकेंगे। यानी कि ये भी एक तरह से एक रखी, उसके साथ में उस पुस्तक की कीमत भी उन्होंने कम रखी और वहां पर कुछ सुधार कार्य भी करवाया, ताकि वहां पर वो जो सुधार कार्य जहां पर स्थान सुधार हुआ है वहां पर यात्री लोग रह सके, वहां पर आराम कर सके और वहां से सस्ते दामों में सस्ते भाव में पुस्तक खरीद सके और उसको पढ़ सके और यहाँ के वातावरण के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में जान सके। ऐसा भी वहां पर राजस्व प्राप्त हुआ है। काव्य चंद्रोदय द्वारा की गई पुस्तक समीक्षा। काव्य चंद्रोदय द्वारा जो एक तरह से समीक्षक के पुस्तक समीक्षा करने का एक पत्र था, पत्रिका थी, उसमें किस प्रकार से समीक्षा की गई है। अवंतिका से मासिक पत्रिका काव्य चंद्रोदय प्रकाशित होता था। उन्होंने भी मेघदूत पुस्तक की सुंदर अभिव्यक्ति के पीछे कालिदास को राज सम्मान प्राप्त कवि होना बताया। साथ ही ये तो राज्य तो प्राप्त होना बताया, साथ ही राज्य की मार्गदर्शिका के अलंकरण से सुशोभित किया। मेघदूत काव्य विरह पढ़ने संदेश पर लिखा गया काव्य है।
लेखक समीक्षक महोदय ने इसे हास्य का विषय बताया है। कहा है गंभीरता के साथ सरसता, प्रसाद के साथ में विनोद कालिदास की विशेषता रही है, जिनमें कवि की आनंदमय आत्मा ही एक एक श्लोक में प्रतिबिंबित होती है। ऐसे शताधिक श्लोक है जिनको पढ़ते समय पाठक कह होता है वाह वाह, किस प्रकार से वार्ता है, इतना सुंदर, इतना मनोरम इसमें चित्रण बताया कालिदास जी के द्वारा। चौथा जो समीक्षक जो पत्रिका है समाचार प्रभाकर, उन्होंने भी इसकी समीक्षा की है, इस पुस्तक की समीक्षा की है, मेघदूत जो ग्रंथ है उसकी समीक्षा की है। समाचार प्रभाकर पत्र के समीक्षक महोदय मनी मन कालिदास की कीर्ति, वैभव एवं प्रभुत्व से ईर्ष्या भाव रखते हैं, इसलिए उन्होंने मेघदूत पुस्तक की समीक्षा में लिखा है कि कालिदास ने इस काव्य में उपमा अलंकार की बहुलता पर जोर दिया है। कुछ सरल उपमाएं हैं तो कुछ अत्यंत कठिन जो आम पाठक को समझ से परे हैं। आम पाठक को समझने की कहने का मतलब उपमाओं की बर्बाद वहां पर दी गई है, तो कुछ तो समझ में आ जाती है उपमाएं, लेकिन कुछ आम पाठक से समझ से बाहर की बात है जो जबरदस्ती एक तरह से उसमें ठूसी गई है, लादी गई है। महान कवि ने ऐसी रचना पकड़ निराशा हुई। महान कवि से ऐसे व्यक्ति जो कालिदास जी महान कवि थे, उन्हें इस प्रकार से कृति लिख सकते हैं, ऐसे प्राप्ति करें, निराशा भी प्रतीत होता है। क्या उसकी काव्य शक्ति रिक्त हो गई है। साथ ही पुस्तक में अनेक व्याकरण संबंधी अशुद्धता को होना बताया है, यानी कि ये ऐसा भी कहने के कि ये शायद ईर्ष्या रखते हैं कालिदास जी से, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से बात उनमें कोई खामी निकालने की कोशिश की है। क्या कहा है, कालिदास को लोभी बताना। क्या बताया उन्होंने, कालिदास को लोभी। समाचार प्रभाकर के समीक्षक महोदय अनेक गलतियां निकालने के पश्चात कालिदास की लोभी प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है कि इस पुस्तक में अनेक नगरों की शोभा का वर्णन करने के पीछे कालिदास का लोभ ही है, क्योंकि वे चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें तथा दूसरे नगरों में भी इस पुस्तक का क्रय हो, यानी कि लोग प्रशंसा भी करें। एक तरह से कालिदास को लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया है, कवि बताया है कि उसमें नगरों की शोभा उसमें मेघदूत में डाली गई है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये खुद डाल के ये किसी दूसरे को भी ये प्रेरित करते हैं कि वो भी प्रशंसा करे, इस प्रकार से नगरों की प्रशंसा करे और यहाँ पर इस पुस्तक को खरीदे ज्यादा और नगर का भ्रमण करे। कालिदास को नगरों की शोभा वर्णन में पक्षपाती बताना। समीक्षक का कहना है कि कालिदास को यहाँ के जीवन और नगरी का परिचय नहीं है। विदेशी नगरी का जो सौंदर्य को वर्णन किया है उससे कई गुना सौंदर्य वहां बिखरा हुआ है। कालिदास ने विदेशी की तुलना में उज्जैन को अत्यधिक सुंदर बताया है, जो कि पक्षपातपूर्ण दृष्टि है। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय है, उन्होंने अपने राज्य में न्याय की स्थापना की है। उनकी दृष्टि में सभी नगर समान है, लेकिन कालिदास ने इस बात पर ध्यान न देकर पक्षपातपूर्ण नीति का प्रयोग ही किया है। यानी कालिदास ने पक्षपात दर्शाते हुए एक तरह से विदेशा में जो एक तरह से दिखाना चाहिए, जो गुण सौंदर्य दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखाया गया, क्योंकि उन्होंने पक्षपात नीति अपनाई है। और विक्रमादित्य सबको समान रखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तरह से विक्रमादित्य की बात को तवज्जो नहीं देकर अपने दृष्टिकोण ही वहां पर कालिदास ने चलाने की कोशिश की है। पद्य प्रतिभा नामक पत्रिका द्वारा पुस्तक समीक्षा। पद्य प्रतिभा के समीक्षक महोदय ने मेघदूत पुस्तक में मेघ को दूत बनाने पर आपत्ति जताई है। उनके अनुसार कालिदास ने परंपरा से हटकर कार्य किया है। काव्य परंपरा में पक्षी और वायु ही अब तक दूत बनते आए हैं। मेघ को दूत बनाने पर क्षीण अवस्था वाले विवेक को ऊंचे स्वर में चिल्लाकर संदेश देना पड़ा होगा, जो कि उसके लिए अत्यंत कष्टकारी रहा होगा। इस दृश्य में एक दूत बनाना कालिदास जी के लिए उचित नहीं है। यानी परंपरागत रूप से पक्षी और वायु को ही एक तरह से संदेश वाहक के रूप में काम में लिया जाता था, लेकिन कालिदास जी ने मेघ को एक तरह से इस संदेश वाहक के रूप में, संदेश दूत के रूप में काम में लिया, जो कि कहना चाह रहे हैं कि मेघ तो बहुत ऊंचा है और उसमें काफी गर्जना भी की होगी, काफी आवाज के साथ में अपनी वीर वेदना को प्रकट
किया होगा। एक तरह से उन्होंने कालिदास जी में कालिदास जी के बारे में ये कहा कि ये ऐसा करके वो एक तरह से कष्टकारी कार्य को अपने द्वारा काम को अंजाम दे, कष्टकारी रूप में एक तरह से ये कार्य किया है। मेघदूत बहुत कष्ट के साथ में दूत बना होगा, ऐसा उनका मानना है। कलिंग गौरव और साप्ताहिक पत्र द्वारा पुस्तक समीक्षा। कलिंग गौरव पत्रिका का दक्षिणवासियों के बीच बड़ा बहुत आदर है। उन्हें कालिदास की मेघदूत की पुस्तक समीक्षा की सामयिक राजनीति से जोड़ते हुए निम्न बिंदु के तहत कहा है। भाषा को सबसे पहले तो भाषा को लेकर आपत्ति है। दक्षिणवासी सदैव भाषा को लेकर आपत्ति उठाते आए हैं। उनके अनुसार कालिदास ने मेघदूत की संस्कृत भाषा में रचना कर उन पर जबरदस्ती संस्कृत थोपने की कोशिश की है। दक्षिणवासी मानते हैं कि हमारे पर संस्कृत थोपने की जबरदस्ती कोशिश की है, क्योंकि संस्कृत भाषा में मेघदूत लिखा गया है। उनका कहना है कि उत्तरवासी शासक अपने कवियों, विद्वानों, व्याकरण व आचार्य को धन देकर संस्कृत भाषा में ग्रंथ रचना करवाते हैं और हमसे आशा करते हैं, यानी दक्षिणवासी ये सोचते हैं, हमसे आशा करते हैं कि हम अपनी मातृभाषा को त्याग करें, उनकी कठिन और कटु संस्कृत भाषा को स्वीकार कर लें, जो कि उनकी बुरी नीयत को एक तरह से प्रदर्शित करती है। यानी कि दक्षिण वाले भी मेघदूत पर एक तरह से आपत्ति उठाते हैं, वो भी उनको ज्यादा अच्छा, मेघदूत की कृति को ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। उत्तर से उठे मेघों पर आपत्ति। दक्षिणवासी समीक्षक को मेघदूत में वर्णित मेघ को दूत बनाए जाने पर तथा मेघों को उत्तर दिशा से डटकर बरसने पर बड़ी आपत्ति हुई है। उनका कहना है कि सभी को विदित है मेघ दक्षिण से उगते हैं और पूरे भारत क्षेत्र को सींचते हैं। तो कालिदास को पता नहीं था कि वे अपने यक्ष को निर्वासित करके दक्षिण के समुद्र तट पर नहीं बिठा सकते थे, जहां से वास्तव में मेघ उगते हैं, तथा संदेश भेजने में भी उसी दिन उन्हें आसानी रहती। समीक्षक महोदय कहते हैं ऐसी प्रशंसा संस्कृत कवियों से करना व्यर्थ है, क्योंकि वे अपने क्षेत्र की ही प्रशंसा करेंगे। जिस भाषा में ऐसी छोटी संकीर्ण सोच वाले कवि हो, उन्हें दक्षिणवासी कदापि स्वीकार नहीं कर सकेंगे। यानी कि इसमें एक तरह से मेघदूत ये भी है कि उत्तर से दूत आता है और दक्षिण में मेघ आते हैं, उत्तर से दक्षिण में आते हैं, जबकि वास्तव में पहले उत्तर में बरसात करते हैं, फिर दक्षिण में आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दक्षिण से बादल उठते हैं, बादल बनते हैं और वहां पर डट के बरसात करने के बाद में फिर उत्तर की तरफ जाते हैं। उन्होंने वास्तव में उत्तर से दक्षिण की तरफ मेघ को पहुंचाया है, जबकि मेघ जाते हैं दक्षिण से उत्तर की तरफ। और तो इसमें भी एक तरह से उनको आपत्ति है कि अपने दूत को सरल काम नहीं देकर दुष्कर काम दे दिया। जो बादल दक्षिण से उत्तर की तरफ आसानी से आ रहे हैं, हमेशा जाते आए हैं, हमेशा बरसात करते आए हैं, पूरे भारत को सींचते आए हैं, उनको उल्टा मेघदूत में उल्टा दिखाया गया है। लेखक अंततः कहते हैं कि सभी समीक्षाओं को पढ़कर आत्महत्या के उद्देश्य से कालिदास जी क्षिप्रा नदी में छलांग लगाते हैं। यानी कि उनकी बहुत ही आलोचना होती है, कटु आलोचना होती है। तब वो कहते हैं कि कालिदास जी क्षिप्रा नदी में छलांग लगाते हैं, लेकिन किसी प्रकार से बच जाते हैं और फिर अनेक ग्रंथों की और भी रचना करते हैं। स्पष्ट होता है कि कालिदास की मानसिक दशा तथा उनके मेघदूत की बातचीत साहित्य समाज की विसंगतियां एवं विडंबना स्पष्ट हुई है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में किसी की भी श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करना चाहता, अतः एन प्रकार उसके मार्ग में विघ्न डालने का या हतोत्साहित करने का अवसर नहीं छोड़ते हैं। यही प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सर जोशी जी पूर्णतः सफल रहे हैं। व्यंग्य के माध्यम से समाज के कटु सच्चाई को धीरे से जोर का झटका देने का भी शरद जोशी का यहाँ पर प्रयास रहा है। यानी कि सच्चाई बताने की भरपूर कोशिश उदाहरण के माध्यम से अलग अलग जो समाचार पत्र निकले हैं उनके हवाला देते हुए अपनी पुस्तक जो समीक्षा है पुस्तक समीक्षा, इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मेघदूत है वो पूरा सही नहीं है, बल्कि इसमें कमियां हैं, खामियां हैं और जानते हुए भी एक तरह से थोपने की कोशिश इसमें रही है। तो आप इस प्रकार से इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद में आपको और भी अच्छे तरह से इसमें समीक्षा के तौर पर समझ में आ जाएंगे। और जब आप क्या प्रश्न है इस प्रकार से हो, यानी कि साहित्यिक समीक्षा करनी है, तो साहित्यिक रूप से इसके आप ढंग से
पुस्तक की इसकी समीक्षा कर सकोगे और आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक बार नहीं तो 2 बार, क्योंकि ये समीक्षा का प्रश्न बनता है, इसलिए एक बार नहीं 2-3 बार इसका अध्ययन करोगे तो आपको निश्चित तौर पर आपके मानस पटल पर ये प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अगले वीडियो में अगले प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।